अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज माउंट मौंगनूई में 5 T20 मैचेस की सीरीज़ का चौथा T20 इंटरनेशनल खेला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान की पोजीशन कुछ इतनी अच्छी है नहीं। आज पाकिस्तान ने एक बार फिर टॉस जीता और सरप्राइजिंगली न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करने की दावत दे दी गई। ये सरप्राइजिंग क्यों था, हम थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करेंगे। अलबत्ता न्यूजीलैंड ने पहले बैट करते हुए एक बार फिर अग्रेशन का मुजाहरा किया। टिपिकली कीवी स्टाइल में उनके बैटर्स खेलते हुए नजर आए। बहुत तेज़ खेला, बहुत अग्रेशन का मुजाहरा किया, लेकिन टेक्निकल एबिलिटी फिर भी आपको नज़र आई। ऐसा नहीं था कि सिर्फ बैट चलाए जा रहे हों या फिर हर बॉल को ग्राउंड से बाहर पहुंचाने की कोशिश की जा रही हो। एक सेंसिबिलिटी उनके बैटर्स में आपको नज़र आई, जो कि आज एक बार फिर पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप में मिसिंग नज़र आई। हाँ, आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि पाकिस्तान के पास नया बैटिंग लाइनअप है, हम ट्रांजिशन फेज़ में हैं, एंड सो व्हाट एंड सो नॉट। पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन ये है कि पाकिस्तान ने 8 विकेट्स गंवा दिए हैं और सिर्फ 69 रन पाकिस्तान ने इस वक्त बोर्ड पे लगाए हैं। पाकिस्तान के लिए इस वक्त अब्दुल समद और हारिस रऊफ क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप आज एक बार फिर बुरी तरह से फ्लॉप हुई। इस वक्त पाकिस्तान को 53 गेंदों पर 152 रन दरकार हैं, यानी कि ये मैच और ये सीरीज़ पाकिस्तान के हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। सरप्राइजिंग क्यों था कि आज पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया? इसलिए क्योंकि माउंट मौंगनूई पे अब तक कुल मिलाकर 14 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से 10 मैचेस में पहले बैट करने वाली टीम को कामयाबी हासिल हुई है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि वो टीम जिसने चेस किया जीता हो, और वो भी न्यूजीलैंड की टीम थी जो कि होम टीम थी। होम टीम वैसे ऑन अ जनरल बेसिस माउंट मौंगनूई में अच्छा परफॉर्म करती आई है, यानी कि न्यूजीलैंड अपनी कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करती आई है। बॉलर्स को मूवमेंट मिलती है, खासतौर पे कीवी बॉलर्स को बड़ी मूवमेंट मिल रही थी, पाकिस्तानी बॉलर्स को इतनी मूवमेंट मिल नहीं रही थी। क्या वजूहत हैं? पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस कैसी रही, पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही? एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने भी ज्वाइन किया हुआ है और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद लतीफ़ साहब, सरप्राइजिंग था आपके लिए भी कि पाकिस्तान ने आज टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया? जी बिल्कुल, आज थोड़ा सरप्राइज़ था क्योंकि पिछला मैच जीते हुए थे, तो इन्होंने यही सोचा कि हमारी यही टीम होनी चाहिए और टॉस जीत के फील्डिंग की। उसमें आउट करना ज़रूरी होता है। पिछले मैच में थोड़ा अच्छा खेले, हम लकी भी रहे कि साइफर्ट और फिन एलन आउट हो गए थे। ये डेंजरस प्लेयर हैं जो कि आज उन्होंने दिखाया, क्योंकि पावर प्ले में शायद उन्होंने 78 या 80 रन किए थे आज, जो कि बहुत ज़्यादा थे और कोई विकेट नहीं गिरी थी। शायद इस टीम में एक बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर या मीडियम पेस ऑलराउंडर कम लग रहा है। अगर आपके पास ऑप्शन होता दूसरी बॉलिंग करने का तो फिर आप स्पिनर से तो नहीं कराते। यहाँ पे स्विंग की डिग्री देखें, बहुत ज़्यादा लगी। और यहाँ पे हमेशा रात में, अगर आप जो बात कर रहे हैं आप प्रीवियस मैचेस की, 14 मैचेस में से 10 मैचेस पहले बैटिंग और बाकी 3 बारिश की वजह से नहीं हो पाए। बाकी जगह 75% जो आप जीते हैं वो पहली बैटिंग, तो आपको यूज़ करना चाहिए। लोकल डाटा जो होता है, लोकल टीम वहाँ पे ज़्यादा क्यों जीत रही है, ये मालूमात आपको, इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। शायद ये नहीं थी। और एक ऑलराउंडर मिसिंग है, तेज़ बॉलर, जिसकी वजह से शायद आपको स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। और आज ये भी देखा गया कि पावर प्ले में आपने स्पिनर्स को बहुत जल्दी लेके आ गए थे। खुशदिल ने 1 ओवर किया 12 रन और 1 ओवर किया अबरार ने 19 रन, 31 रन आपने कंसीड किए। बाद में स्पिनर की ज़रूरत पड़ी तो स्पिनर्स अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि अबरार और शादाब ने बहुत अच्छी बॉल की। 11 से 15 ओवर में 23 रन मिले, 3 विकेट गिरी हैं वहाँ पे और कोई बाउंड्री नहीं थी तकरीबन 36 बॉलों पे। तो वहाँ पे लेकिन शुरू में इतने रन कंसीड कर लिए, तो शायद वो एक गलती थी। और नया कप्तान है, नई चीज़ें हैं, तो उसमें आप कह सकते हैं ये मिस्टेक हो सकती हैं। लेकिन टॉस वाला जो मसला था, ये शायद ये हमें कॉस्ट कर गया। एब्सोल्युटली, ये 11 से 15 ओवर का स्टेज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं साहब, ये अच्छा स्टेज था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पहले 10 ओवर में तो 134 रन लगा दिए थे उन्हें, जैसे जिसका आप इंडिकेशन भी दे रहे हैं। बट सिक्को भाई, ये जो डेटा है ना, ये इंपॉर्टेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, हमें बॉलिंग मसाइल, बैटिंग मसाइल सब पे बात करनी भी है, लॉट्स ऑफ टाइम हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। कॉमेंटेटर्स भी इस पर बात कर रहे थे, दिव गॉट टू फील फॉर पाकिस्तान के हर ग्राउंड में यहाँ पर आपको कंडीशंस डिफरेंट मिलेंगी। किसी ग्राउंड पे आपको पहले खेलना ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है, किसी ग्राउंड में आपको दूसरी बारी में बैटिंग लेना ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। इस ग्राउंड पे खास तौर पे जब आप अंडर लाइट्स खेल रहे होते हैं और आप दूसरी बैटिंग कर रहे होते हैं तो बॉलिंग साइड को ज़्यादा मूवमेंट मिलता है। ये कमेंटेटर्स भी डिस्कस कर रहे थे। ये डेटा पाकिस्तान टीम के पास भी होना चाहिए था, ताकि फिर कैलकुलेटेड डिसीजन लिया जाता पहले बैटिंग करने का। मैं इस पे आता हूँ। सबसे पहले जो राशिद ने बात बोली कि टीम में एक ऑलराउंडर मिसिंग था, टीम के अंदर टीम में कमी महसूस हो रही है।
टीम में प्रॉपर क्रिकेटर्स की कमी महसूस हुई। आई एम वेरी सॉरी, मैं डे 1 से कहता आ रहा हूँ कि ये स्ट्रीट क्रिकेट है, स्ट्रीट क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़र्क है। अच्छा, अब ये तो वो बात हो गई। अब जो डेटा वाली बात हो रही है, ये वो डेटा है, ये तो 100% आपको ग्राउंड पे जाके देखना है। ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि आपने उसको क्लिक करते हैं, आपको हर चीज़ डिटेल्स आ जाती हैं, आप जाकर वहाँ पर किसी से बात भी कर सकते हैं। मगर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इन किस्म की चीज़ों का, जब मैं एनालिस्ट था और मेरा काम था ये डेटा प्रोवाइड करना, तो उस वक्त मेरे पास कौन कौन से प्लेयर नहीं थे। शोएब अख्तर थे, वसीम अकरम थे, वक्कार यूनुस थे, इंजमाम थे, यूसुफ थे, अफरीदी थे, यूसुफ यूनुस, पता नहीं कौन कौन था। इतने बड़े कोई नहीं देखता था। Nobody was interested कि जी वो देखें सुने, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या हाल है। और ये जो चीज़ है, ये तो एक कॉमन डेटा है कि इस पिच का क्या हाल है। ये वो डेटा के अंदर ग्राउंड में पहुँचने के बाद ये ऑफ स्पिन पे आउट होता, वो मैं उसकी नहीं बात कर रही। ये वाले इस डेटा की, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको एक नई जगह खेले। मैं कभी नहीं खेला इस ग्राउंड पे, मैं आज अभी राशिद 14 मैचेस ही हुए, इतना ज़्यादा पुराना 2016 के अंदर ये बना है, तो मेरा उधर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, तो बहुत से लड़कों का नहीं हुआ होगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको बहुत बड़ा एक पॉइंटर है कि वहाँ पे जो भी लड़का मौजूद है या जो साहब मौजूद हैं, उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए थी कि इस ग्राउंड पे उसके कंडीशंस क्या होती हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। एब्सोल्युटली अहमद, कंडीशंस देखना और ग्राउंड की हिस्ट्री को जांचना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप फिर ये भी फैसला करते हैं कि आपने टीम में चेंजेस करनी है या नहीं करनी है। अनफॉर्चुनेटली आपने भी ये चीज़ बहुत विटनेस की होगी, ये जो विनिंग कॉम्बिनेशन वाली साइंस है ना, ये पाकिस्तान हमेशा से इस पर अमल करता आया है कि हम एक मैच जीत गए तो अगले मैच में भी हम उसी टीम के साथ जा रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उस ग्राउंड की कंडीशंस क्या डिमांड कर रही हैं, क्या वो एक और सीमर डिमांड कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। जी बिल्कुल, दुनिया की क्रिकेट आगे बढ़ गई है, आपने कंसिस्टेंट रहना है और आपको ये जो बेसिक डाटा है इसका तो पता ही होना चाहिए कि यहाँ पे रात को जो दूसरी खेलने वाली टीम होती है वो स्ट्रगल करती है, जहाँ पे बॉल सीम भी होता है, जहाँ पे बॉल बाउंस भी हमें देखने को मिला। बड़ा डिफरेंस था। अगर यही पाकिस्तान ने अच्छा डिसीजन लिया होता टॉस पे, तो हो सकता है न्यूजीलैंड फंसा होता जिस तरह पाकिस्तान अभी फंसा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप डाटा की बात कर रहे हैं तो किसी भी कैप्टन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाटा आजकल के ज़माने में। आई डोंट नो पहले क्या होता रहा है क्या नहीं होता रहा है। आजकल आपको बहुत आइडिया होता है कि फॉर एग्जांपल राशिद लतीफ लेफ्ट आर्म स्पिनर पे कितनी दफ़ा आउट हुआ है, किस पे स्ट्रॉन्ग है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है, ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट कितनी दफ़ा आउट हुआ है, शॉर्ट बॉल पे कितना आउट हुआ है, ग्राउंड के डायमेंशंस का डाटा, इस तरह हर एक प्लेयर का डाटा। और आजकल के दौर पे तो जो डगआउट में कोचेस जो है वो डाटा का वो सारा लेके बैठे होते हैं और फौरन से पैगाम अंदर भिजवाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप डिसीजन ले लें, इसका मतलब ये होता है कि आपको अवेयर होना चाहिए कि ये बैट्समैन अगर आप फंस जाएं तो आपके पास एक डाटा मौजूद है कि ये भी आगे इस बैट्समैन पे या इस बॉलर पे फंसता है। जहां तक रही आज की बॉलिंग की बात, देखें बैटिंग तो 221 मैंने आपको पहले भी बोला है, न्यूजीलैंड है, सीम हो रहा है, रोज 200 आप नहीं कर पाएंगे चेज, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप शाहीन को देखें ना, 50 स्कोर आज फिर उसको ऑलमोस्ट 13 की एवरेज से हो गए, इसमें कोई बात नहीं करता है। और शिमाए हारिस रऊफ के आप देखें 12.5 की एवरेज से सारों को बॉलिंग हो रही है और बॉलिंग के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो आपने सिर्फ 2-3 प्लेयरों को थोड़ी निकालना था टीम के अंदर से, आपने तो टीम बेहतर करनी थी, आपने तो यंगस्टर्स लेके आने थे। हम पहले भी बोल रहे हैं कि देखें एक आधे प्लेयर को आप निकाल के या डाल के, या पिछला मैच जो जीत गए बड़ी अच्छी बात है, मुबारक हो आपको, लेकिन क्या आपने अपनी ये बेस्ट 11 पिक की हुई है? क्या आपने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो है वो जो चेंजेस करने थे वो किए हुए? वो नहीं किए हुए। उसके बाद फिर आपके पास ये देखे ना, शादाब खान को 4 ओवरों में जो है 50 स्कोर हुआ है, ऊपर से शाहीन शाह अफरीदी को जो है ना 4 ओवरों में 50 स्कोर हुआ है, इब्रार को 41 हुआ है और अब्बास अफरीदी को 3 में 38 हुआ है। सिर्फ हारिस रऊफ को जो है ना 4 में 27 और 3 आउट है। हारिस रऊफ हर मैच में ऑलमोस्ट पिछले 2-3 मैचेस से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन बाकियों को जो है आपके सामने दानिश स्टैट है। और अगर इस स्टैट से आप ये कह रहे हैं कि ये बड़ी जबरदस्त स्टैट है और वेल डन, और यही मजे की बात ये है दानिश कि ये बड़ी देर से इसी तरह के स्टैट्स हैं यार। हम तो 2 इनिंगों के बाद बाहर हो जाते थे, हम
मैं तो यही समझ नहीं आ रही है कि 3-3 साल हो गए इन्हीं स्टैट्स को, वो प्लेयर्स किस तरह अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। फिर जब हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखना है कि जो लोग फ्रेंचाइज के साथ मुंसलिक हैं उनको आप नहीं लगा सकते हैं टीमों के साथ, तो फिर ये गलत तो बात नहीं है। अदरवाइज आप ही मुझे कोई लॉजिक बता दीजिए कि हर मैच में पिटाई हो रही है, हर मैच में पिटाई हो रही है, लेकिन परसिस्टेंट है हम कुछ प्लेयर्स के साथ, तो शायद मैं समझने में कोई गलती कर रहा हूँ। आप ही मुझे बता दीजिए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना। सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट ये है कि इन स्टैट्स के बाद जब प्लेयर को बाहर किया जाता है, वो जाके डोमेस्टिक खेलता है, वहाँ पर भी परफॉर्म नहीं करता और उसके बावजूद भी टीम में वापस आ जाता है और फिर वही स्टैट्स जारी रहते हैं। तो फिर तो ब्लेम तो फिर सेलेक्टर्स पे ही जा सकता है या फिर उन पे जा सकता है जो पाकिस्तानी क्रिकेट चला रहे हैं। मैं खुद भी राशिद लतीफ़ साहब आपके साथ ये सारे स्टैट शेयर करना चाह रहा था जो अहमद ने अभी आपके साथ शेयर किए। शाहीन शाह अफरीदी ने 39 रन खाए, शादाब खान ने 39 रन खाए। आपका कोई ऐसा बॉलर नहीं है हारिस रऊफ के अलावा जिसको अंडर 10 की इकॉनमी से यहाँ पर रन्स पड़े हों। क्या वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेले या हमने बहुत ज़्यादा बुरी बॉलिंग की? बिकॉज दिस इज अलार्मिंग। देखिए बॉलिंग तो बहुत ख़राब हो रही है और दोनों बैट्समैन हैं सैफर्ट और फिन एलन, दोनों बहुत ही ज़ोरदार बैटिंग कर रहे हैं। पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए थे जिसकी वजह से वो सिर्फ 200 रन कर सके थे। वो जो ग्राउंड था उसमें काफ़ी रन कर सकते थे। जब इश्यूज नज़र आ रहे हैं कि हमारे नया बॉल अच्छी नहीं हो रही, शाहीन अफरीदी पहला ओवर कर रहे हैं, अगर सबसे अच्छी बॉलिंग जो कर रहे हैं हारिस रऊफ कर रहे हैं। पहला और तीसरा ओवर हारिस रऊफ से करा के देखने चाहिए आखिरी मैच में, पहला और तीसरा। शादाब सीनियर बॉलर हैं हम, लेकिन खुशदिल शाह से दूसरा ओवर करवाते हैं और चौथा ओवर हम करवा देते हैं अबरार से कराते हैं। तो मेरे ख्याल से वो दायरे के बाहर क्यों आते हैं ये क्वेश्चन मार्क है। और जैसी विकेट गिरती है राशिद लतीफ़ साहब, शादाब ओवर कराने आ जाते हैं वहाँ पर एक दो। तो हारिस तो सबसे प्राइम बॉलर है, वनडे में देख लें, T20 में जब टीम पे बुराई आती है ना तो उसको लीड करना चाहिए फ्रंट पे। नहीं मैं आज करता हूँ, नया बॉल मुझे दे दो। वो पेस भी है, उसके पास बाउंस अच्छा है, तगड़ा है, और जो एंगल इन करके बाहर बॉल निकालता है उसको इफेक्टिव है वो। तो कभी कभार आप चेंज करते हैं, ये नहीं है कि अब हमेशा शाहीन अफरीदी ही पहला ओवर करेगा, नहीं, आप कभी कभार टैक्टिकली चीज़ें चेंज करते हैं। इसमें जरासीम जब मौजूद हैं कैप्टन में, आगा में लग रहा है वो नई चीज़ें। Welcome back once again to Sports Flow Cricket Special। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 सीरीज़ का आज चौथा T20 इंटरनेशनल खेला गया जिसमें न्यूजीलैंड को फैसला कुन विक्ट्री मिली। न्यूजीलैंड ने 3-1 से ये सीरीज़ अपने नाम की। माउंट मोंगनूई में ये मैच खेला गया जिसमें पाकिस्तान को 115 रन से शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने आज टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया जो कि गलत फैसला साबित हुआ। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 220 रन स्कोर किए 6 विकेटों के नुकसान पर। पाकिस्तान के लिए आज एक बार फिर कोई ऐसा बॉलर नज़र नहीं आया जो खातिर खा परफॉर्मेंस दिखा सकता या फिर रन्स के फ्लो को रोक सकता। आज हारिस रऊफ एक बार फिर अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए नज़र आए। उन्होंने पिछले मैच भी 3 विकेट्स हासिल की थी, इस मैच में भी 3 विकेट्स हासिल करने में कामयाब हुए। वाहिद इकनॉमिकल बॉलर थे पाकिस्तान के लिए, द ओनली बॉलर टू बॉल एट 6.75 इकॉनमी। इसके अलावा जितने भी बॉलर्स थे सब ने ओवर 10 की इकॉनमी से आज बॉलिंग की। इनफैक्ट ओवर 12 की इकॉनमी से शाहीन शाह अफरीदी, खुशदिल शाह, अब्बास आफरीदी और शादाब खान ने बॉलिंग की है। खुशदिल शाह ने सिर्फ एक ही ओवर कराया, उसके अलावा बाकी बॉलर्स ने अपने 4-4 ओवर्स का कोटा मुकम्मल किया। अपार्ट फ्रॉम अब्बास आफरीदी जिन्होंने 3 ओवर्स कराए, 1 विकेट हासिल किया और 38 रन दिए। पाकिस्तान की जब बैटिंग की बारी आई तो पाकिस्तान को कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर रुक ना सका। ओपनर्स समेत जो इब्तदाई 3 बल्लेबाज थे वो जल्दी पवेलियन लौटे। इरफान खान ने कुछ मज़ाहमत दिखाई लेकिन वो भी 16 गेंदों पर 24 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे। डाउन द ऑर्डर अब्दुल समद ने 30 गेंदों पर 44 रन की इनिंग ज़रूर खेली बट दैट वाज नॉट गुड इनफ और पाकिस्तान को 115 रन से शिकस्त हुई। अब इस तरह इस सीरीज़ में सिर्फ एक मैच बाकी रह गया है और वो पाकिस्तानी टीम फेस सेविंग के लिए खेलेगी। एक्सपर्ट पैनल के लिए हमारे साथ हमारा पूरा पैनल मौजूद है। राशिद लतीफ़ साहब, शिकस्त की वजूहात पे अगर हम बात करें तो कोई एक नहीं है, बहुत सारी हैं और वो इस सीरीज़ तक लिमिटेड नहीं है, वो पिछले 2.5-3 साल तक चला जाना पड़ेगा हमें अगर हम वजूहात पे गए तो। नहीं, मैं इसी मैच पे जाऊंगा। फिन एलन और सैफर्ट की जो बैटिंग थी ना उसने तकरीबन मैच से बाहर कर दिया था। शुरू में 8 ओवर में अगर आप देखते हैं तो वह लग रहा था कि ये बहुत ही कमाल बैटिंग की है। स्पेशली जो बॉल को चूज़ किया ना, शॉर्ट ऑफ लेंथ हो या आगे की बॉल हो, बैक फुट हो या फ्रंट फुट हो, सीधी मारी है इन्होंने।
तो मोस्टली स्पिनर को, अबरार को या खुशदिल को या शादाब को बैकफुट पे आके सीधे ही मारी, तो शायद फिन एलन की जो जाराना बैटिंग है ना, उसने हमें संभलने नहीं दिया। नो डाउट बीच में कदरन बेहतर अपने बॉलिंग की, 36 बॉल पे हमारा कोई बाउंड्री नहीं लगी थी, लेकिन वो इनफ बाउंड्री मार चुके थे। शुरू के 10 ओवर में 134 रन जो किए थे, उसके बाद वो रन बॉल ही गए, लेकिन लास्ट के 3 ओवर में दोबारा उन्होंने पीक किया और उसके बाद ब्रेजवेल ने अच्छी बैटिंग की है। तो मैं ये समझता हूँ दोनों ओपनर्स ने जिस तरह से बॉलिंग की, और जब उनकी बॉलिंग आई है, डफ़ी हो जाए या और हो जाए, उनको बहुत स्विंग मिली है। देखिए शाम का टाइम बहुत ही स्विंग वाली बॉल थी, जो कि हमने इंफॉर्मेशन दी है कि जो टॉस जीत के बैटिंग जिन्होंने की है 10 मैच जीते हुए वो, तो वही रिपीट हुई है। और एक मैच हुआ है शायद जब 143 ऑस्ट्रेलिया ने चेज़ किए थे, उस ज़माने में शायद 2021 का था, बाकी कोई मैच ऐसा नहीं हुआ जिसमें चेज़ हो सका। तो यहाँ पे स्विंग का जो रेशियो बहुत ज़्यादा है, जिस तरह से स्विंग हो रही थी, जितने भी बॉलर ने बॉल की है शॉर्ट ऑफ लाइन या आगे से स्विंग कर रहे थे, वो मेरा नहीं ख्याल कि दूसरी टीम के भी बल्लेबाज थोड़ा कदरे बेहतर खेल लेते हैं, क्योंकि वो खेलते ही हैं, लेकिन इतना आसान नहीं था। लेकिन जिस तरह से हम 115 रन से हारे हैं, डिफीट का मार्जिन बहुत ज़्यादा है, उससे बहुत अफसोस होता है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा 115 रन का मार्जिन है, ज़्यादा डिफीट का है। 50 रन 40 रन चल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्विंग थी शायद, जिसकी वजह से हार का सबब बनी। सिकंदर, कोई शक नहीं है कि मॉडर्न डे क्रिकेट, खासतौर पे T20 क्रिकेट की डिमांड है कि आप अग्रेसिव इंटेंट वाले प्लेयर्स को टीम में शामिल करें। हाँ, वो उस ब्रांड की क्रिकेट तो हम नहीं खेल सकते कि आप रन बॉल खेल रहे हो T20 में, जिस मसले का हम सामना कर रहे थे। बट एट द सेम टाइम, जिस तरह राशिद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, साइफर्ट और फिन एलन ने जिस तरह की बैटिंग की है, पक्के स्ट्रोक्स थे सारे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ बल्ले घुमाए जा रहे थे या फिर बैट और बॉल के बीच में 2-2 गज का फासला था। प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स देखने को हमें मिले विद द एग्रेसिव इंटेंट। दैट इज़ व्हाट पाकिस्तान नीड्स, नॉट जस्ट माइंडलेस स्ट्रोक मेकिंग। देखो, जब से ये टीम अनाउंस हुई है, मैं एक ही चीज़ की बात कर रहा हूँ कि प्रॉपर क्रिकेटर्स खेलने चाहिए, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलते हैं। अभी समत ने 44 रन तो कर दिए हैं, मगर समत का रिकॉर्ड मैं आपको बता दूँ, वो किस बेस पे सिलेक्ट हुआ मुझे आज तक नहीं पता। फर्स्ट क्लास के 13 मैच हैं और 323 रन है। 13 मैचों में 323 आप सेलेक्ट हो गए। T20 के वो जो मैचेस, उसके रिकॉर्ड बुक में जो लिखा है, ये मैंने तो खुद जाके नहीं निकाला, ऑब्वियसली मैं इंटरनेट पे जाता हूँ। तो 18 मैच हैं और 247, जस्ट इमेजिन 247 रन हैं। ही इज़ प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। चैंपियंस कप हुआ, उसने 10 मैचों में 115 रन किए। मेरा सवाल ये है कि अगर आपने इसी तरह लड़कों को पिक करना है कि वो अच्छा ऊंचे शॉट मार देता है, तो भाई फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का फ़ायदा क्या? आप और उनके, मैंने अभी यहीं पे कहीं लिख कर रखा हुआ है फर्स्ट क्लास मैचेस का सारा, कि उनके कितने फर्स्ट क्लास मैच हैं। उन्होंने 760 मैचेस खेले में फर्स्ट क्लास, हमने 400 खेले में। हमारे लड़के, आपको टीम सेलेक्ट करनी है, प्रॉपर लड़कों को सेलेक्ट करें, कोई बात नहीं, मगर वो लड़कों को सेलेक्ट करें जो प्रॉपर क्रिकेट खेलते हों। फिर दूसरी चीज़, हम में और दूसरी टीमों में जो सोच का फ़र्क है, वो दूसरी टीमों को आप देखें, पाकिस्तान आती है या पाकिस्तान उन साथ खेल रहा होता है, वो हर मैच में 1-1 2-2 तब्दीलियां कर रही होती हैं कि ऊपर से एक को बिठाया। के हिसाब से हमने एक सीक्रेट वेपन रखा है उस्मान खान, आज उसको खिला देना चाहिए था। और अगर आप जब तक स्विच नहीं करेंगे तो नए लड़के कैसे बनेंगे? आप मुकीम को लेकर गए, सुफियान मुकीम को आपने नहीं खिलाया, आप इसको ट्राई तो करें, उसको मौका तो दें, आपने नहीं खिलाया, तो फिर फ़ायदा क्या? फिर क्यों आप कहते हैं कि हम नई टीम बना रहे हैं? अहमद, चलें अब्दुल समद की अगर हम बात कर लें, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उनके इतना ज़्यादा फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस नहीं है, उनके इतने ज़्यादा रन नहीं है, ठीक है, सेलेक्टर्स को उनमें एक स्पार्क नज़र आया, उनको नज़र आया कि ये बंदा हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, आपने उनको टीम में शामिल किया। लेकिन फिर उनका क्या बैटिंग ऑर्डर भी बेहतर होना चाहिए? क्या एक बैट्समैन जो एज अ बैटर खेल रहा है, क्या वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर से नीचे आना चाहिए? क्योंकि शादाब खान, खुशदिल शाह और अब्दुल समद दोनों से ऊपर आए। जी बिल्कुल, डजंट मेक एनी सेंस टू मी एज वेल कि अगर आपने उसको सिलेक्ट किया है और एक बैटर सिलेक्ट किया है थर्डली जो बॉलिंग नहीं करता, उनको फिर आप इतनी रिस्पेक्ट तो दें टीम के अंदर के एटलीस्ट शादाब खान। अब शादाब खान किस मर्ज की दवा है, मुझे तो ये बिल्कुल पता नहीं लग रहा है कि वो बैटर हैं, बॉलर हैं, फील्डर हैं, क्या हैं, और किस बेस पे उनका जो है ना कमबैक भी हुआ है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। इससे ज्यादा बनता नहीं है कि उसके ऊपर कोई बात करें। राशिद भाई भी बात कर रहे थे कि वो बड़ा जबरदस्त बैटिंग की है,
टीम साइफर्ड ने और उनके ओपनर्स ने, हमारे भी ओपनर्स या हमारे भी बैट्समैन अच्छा खेलते हैं, लेकिन ओवर द इयर्स होता ये रहा है कि 3-4 मैचेस बाद करके आती हैं कि वो हमारे बल्लेबाजों के अगेंस्ट जो है प्रॉपर प्लान बनाती हैं और उनके वीक लिंक्स को हिट करती हैं। ऐसी क्या वजह हो गई कि न्यूजीलैंड के साथ बार बार हम खेलते ही चले जा रहे हैं और यही दो बल्लेबाज हमें मारते ही चले जा रहे हैं। ओपनर्स जो है ना हमारा बेड़ा गर्क कर देते हैं, ऊपर से मार मार के साइड पे लगा देते हैं मैच को। हमारी मैनेजमेंट उनके वीक पॉइंट्स क्यों नहीं पकड़ती? हमारी बॉलिंग जो है उनके वीक पॉइंट्स क्यों नहीं पकड़ती कि साइफर्ड कहाँ से कमजोर है, फिल एलन कहाँ से कमजोर है, चैपमैन कहाँ से फंसता है? ये कब तक हम दूसरों की तारीफ करते रहेंगे, अपने आप को कब देखेंगे इम्प्रूव करने के लिए? तो ये देखा जाता है कि वो तो अच्छे हैं इसलिए न्यूजीलैंड की तरफ से खेल रहे हैं, वो तो अच्छे हैं इसलिए हर टूर्नामेंट के अंदर सेमीफाइनल फाइनल खेलते हैं। और भाई हमने अपनी चीजों को इम्प्रूव करना है। वो इस तरह होंगी कि आप बार बार सेम लोगों से हर मैच के अंदर स्कोर करवाते जा रहे हैं और अपनी वही सेम बॉलिंग खिलाते जा रहे हैं, ना उनको कोई प्लान दे रहे हैं, ना उनके साथ काम कर रहे हैं, उनकी पिटाई लगती जा रही है। तो अगर आपने सिर्फ इस चीज का इंतजार करना है कि कुछ आपके फेवरेट लोग टीम में आके परफॉर्मेंस कर जाए, टीम में किसी तरीके से रुक जाए, कि आप लोगों का भरम भी रह जाए, आप लोगों के बंदे भी रह जाए, तो ऐसा सॉरी पॉसिबल नहीं है। आपको इंसाफ करना पड़ेगा पूरी टीम के साथ। आपने जिस तरह बैटर्स निकाले हैं, आप देखें कल के मैच में आपने अच्छी हिकमत अमली के साथ खेला, परफॉर्म किया। आज के मैच में मैनेजमेंट ने बेसिकली टॉस जीत के जो पहले बारी देने का फैसला था, वहीं पे बच्चों की मदद नहीं की। आपने वहीं पे इन बच्चों की मदद नहीं की। अगर आपने वहां पे बच्चों की मदद की होती तो शायद बेहतर खेल पेश कर देते। तो कहने का मकसद ये है कि ऑल इन ऑल बहुत लूप होल्स पड़े हुए हैं। हमने कल के मैच में भी ये बोला, हमने उससे पहले भी बोला। जहां तक तारीफ की बात है, वी आर राइट बिहाइंड, लेकिन सोल्यूशन मांगते हैं ना ये, तो सोल्यूशन हम तो दे ही सकते हैं, करने तो हमने नहीं है क्योंकि हम तो टीम के साथ नहीं है। तो बार बार ये बात करना बंद कर दी जाए कि सोल्यूशन दे, बिकॉज हम यहाँ बैठ के आपको सारे सोल्यूशन, सारी बातें बता देते हैं। आपकी इस टीम के अंदर भी जो कि कल जीती है, जिसमें से हारिस और हसन नवाज ही सिर्फ अच्छा खेले हैं, बाकी बहुत लूप होल्स इस टीम के अंदर पड़े हैं, स्पेशली आपकी फास्ट बॉलिंग जो 13-13 की एवरेज से स्कोर खा रही है। आज टेलर मेड सिनेरियो था पाकिस्तान के लिए पहले बैटिंग करने के लिए, बिकॉज आपके दोनों बैटर्स को, ओपनर्स को जिनका जिक्र कर रहे हैं अहमद, दोनों को कॉन्फिडेंस मिला हुआ था पिछले मैच के बाद। आप जीत के आए हुए थे, पहले खेलना बनता भी था, लेकिन उसके बावजूद पहले बॉलिंग के लिए। खैर, हमने इस बारे में काफ़ी बात कर ली है। कुछ टॉपिक्स हैं राशिद लतीफ़ साहब जो अब फेस ऑफ मांगते हैं, आपको सीधे सवाल करने पड़ेंगे और आपको साफ साफ बात करनी पड़ेगी। हम भी वही करने की कोशिश करते हैं। आप तीनों से ये सवाल है, उसके बाद हम प्रोग्राम का इख्तिताम भी करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी इस परफॉर्मेंस पर और कितना खेलेंगे राशिद लतीफ़ साहब? शाहीन अफरीदी, देखें, दो गलतियां हुई हैं कि शाहीन अफरीदी के जो फॉर्मेट है उसमें आपने सिर्फ T20 के लिए रखा है। ये पहले टेस्ट मैच पहले ही छोड़ चुके हैं, अगर बांग्लादेश छोड़ा था या उसके बाद जो इंग्लैंड की सीरीज थी शायद, वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुए थे। इवन साउथ अफ्रीका में ये नहीं सिलेक्ट हुए थे। तो फॉर्मेट छोड़ने की वजह हमें नहीं पता क्या है, क्या इनकी इंजरी है या परफॉर्मेंस है, हमें नहीं पता। उसके बाद वनडे में तो परफॉर्मेंस अच्छी थी इनकी, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में, तो वनडे में क्यों नहीं है ये? तो सबसे मुश्किल जो फॉर्मेट फास्ट बॉलर के लिए हुआ है, शाहीन के लिए स्पेशली, वो तो T20 हुआ है। ये शुरू में जो एक पहले ओवर में विकेट लेते थे वो मिलना बंद हो गई है उनकी। कभी कभार 2 विकेट भी लेते थे, 2 ओवर शुरू के करते थे। परफॉर्मेंस ख़राब है लेकिन ओवर वही कर रहे हैं, 1 और 3 ये करते हैं, बीच में आके 17-19 या 18-20 ये करते हैं आके। बीच में बॉलिंग इनसे कराई नहीं जाती और दूसरे स्पिनर कर रहे होते हैं। तो ये टीम मैनेजमेंट को प्लान करना पड़ेगा कि आपको ये 1 और 3 ओवर इनसे ही करवाने हैं या इनको वनडे में लेके आना है। मेरे ख्याल से इनको अगर तो खिलाना है या सिर्फ आपको T20 तक रखना है, तो सिर्फ T20 में जगह नहीं बनती इनकी। फ़िलहाल आज की जो परफॉर्मेंस है, इनको बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर हारिस अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो हम करते हुए आए, डेथ ओवर और मिडिल ओवर अच्छे करते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपका बेस्ट बॉलर न्यू बॉल कर लेता है आके। अब अच्छी करे बुरी करे उसमें नहीं जाते, लेकिन एक प्रेशर आपको हटाना पड़ेगा जो कि बन चुका है उनकी नाकिस कारकर्दगी की वजह से। शाहीन अफरीदी पे एक प्रेशर बन चुका है क्योंकि बेंच पे मोहम्मद अली हैं। मोहम्मद अली यहाँ पे ऐसा लगा कि फिट नहीं लग रहे मुझे, वो स्टंप तक नहीं पहुँच पा रहे। हमारे पास बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर
इस बेंच पे है नहीं। तो अगर हम शाहीन को अगले मैच में बिठाते हैं तो मोहम्मद अली से चांस लेना मुनासिब होगा? मेरे ख्याल से नहीं। एक मैच रह गया है तो शाहीन पे जाना चाहिए और इनको डिसाइड करना चाहिए इनको फॉर्मेट कौन से खेलने हैं। इसके बाद PSL है, पूरा T20 है। T20 में अच्छी परफॉर्मेंस करके वनडे में आना या टेस्ट मैच में आना, वो देखना पड़ेगा इनको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि एक फॉर्मेट में इनकी जगह नहीं बनती। सिकंदर स्ट्रगल तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है शाहीन, बट मसला ये है कि एक अरसे से जो स्ट्रगल चलती आ रही है उसके लिए कुछ किया नहीं जा रहा। आज उन्होंने कैच भी ड्रॉप किया है ना, हारिस रऊफ की 4 विकेटें हो जाती, बट चलें, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बनेगा क्या अब इनका, कितना खेलेंगे इस परफॉर्मेंस पे? हमेशा लोग कहते हैं ना इनको चाहिए किसी से जाके बात करें, क्या ये किसी से करते हैं? ये जो लड़के हैं, बड़े लड़के, इनका जो मिजाज मैंने देखा हुआ है, बात करने से इनके मसाइल हल हो जाएंगे? पेस ड्रॉप हो गई है। देखिए मेरा तो फार्मूला मसला नजर आ रहा है। नहीं, मेरा फार्मूला, चाहे आप मुझे ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट कहें, व्हाटएवर कहें कि जी आप पुराने आदमी हैं, 1980 के आदमी हैं, कि जब तक ये जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, इनको ना सेलेक्ट किया जाए, ना टेस्ट में, ना कहीं नहीं सेलेक्ट किया जाए, गिव हिम अ रेस्ट। ज़हनी तौर पे भी वो परेशान हो ना कि मैं तो खेल ही नहीं रहा, मैं क्या देखो भाई, कोई इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे, ये देखें यहाँ से प्रेशर उनके पास विद इन द टीम हटा लिया गया। नसीम शाह टीम में नहीं है, हसनैन टीम में नहीं है, और बाहर जो है वो शायद इन नहीं हो सकते मुझे लगता है। तो इनके ऊपर प्रेशर अब देना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट है ही नहीं ना, आपके टीम के अंदर ही नहीं है, 11 के अंदर ही नहीं रखी हुई आपने, 15 के अंदर इनकी रिप्लेस। जी, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, प्रेशर डालने के लिए एक तो आप सही कह रहे हो कि पीछे उनके पास कोई प्रेशर नहीं है, बेंच पे कोई बड़ा नहीं बैठा, आप उनको ड्रॉप कर दें ना। आप बोलें कि यू आर ड्रॉप बिकॉज ऑफ योर फॉर्म, और आस्क हिम टू प्ले कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, 4 दिन के मैच जल्दी शुरू करें, लेट हिम प्ले। वहाँ से एक जहनी तौर पे तो अपने आप को वो लड़े ना अपने आप से कि मैंने वापस आना है, मैंने कम बैक। नहीं, फिक्र भाई मान लेता, सारी बातें सही हैं। ये वनडे में क्यों नहीं सिलेक्ट किया, मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या तो इन दोनों को, हारिस भी नहीं है वनडे में और शाहीन भी नहीं है, और आपको ये जितवाने वाले तो यही थे दोनों। तो अहमद, हम अगर आगे बढ़ें और शाहीन के मुतबादिल के तौर पे अगर हम बात करें, अभी भी आप डोमेस्टिक सर्किट में प्लेयर्स से वाकिफ़ हैं, आप नज़र रखे हुए हैं, क्या मुतबादिल है हमारे पास? बिकॉज देखिए, हम बैटर्स को तो खिला रहे हैं, यंगस्टर्स को खिला रहे हैं, ज़्यादा मैचेस नहीं हैं, 10-11 मैचेस वाले को भी हम खिला रहे हैं, तो क्या हम चांस ले सकते हैं? कितनी ही बुरी बॉलिंग हो जाएगी, 4 ओवर में 40 रन दे देगा कोई बगैर विकेट लिए, 50 रन दे देगा, वो तो हमारे सीनियर बॉलर्स भी दे रहे हैं। देखिए, कोई डिप्लोमेटिक जवाब मैं इसका देना नहीं चाहता, सीधी सीधी बात करना चाहता हूँ। सीधी सीधी सवाल है, सीधी सीधी जवाब देना है। वो ये है कि ऑब्वियसली आपके बाबर और रिजवान चले गए, हसन नवाज ने स्कोर कर दिए दूसरे तीसरे मैच में, अब आपके पास 3-4 वहां के बल्लेबाज हो गए हैं जो वहां उस नंबर पे खेलते हैं। इसी तरीके से नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी जिसने पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस की है, सर आंखों पे है, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से वो पाकिस्तान के लिए कोई परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहे हैं। इंजरी प्रॉब्लम है, फुटिंग्स प्रॉब्लम है, एक्शन मॉडिफाई होने वाला है, बहुत ज्यादा तरीके हैं, उसको जाके सॉर्ट करना है, परफॉर्मेंस करना है, वापस आनी है, चाहे वो यहाँ खेले, वहां खेले, टेस्ट में खेले, परफॉर्मेंस नहीं है, सिंपल सी बात। आपने नए बच्चों को लेके आना है, आप आकिब जवेद को ला रहे हैं, मूसा खान को लेके आ रहे हैं, आप और 3-4 स्काउटिंग करेंगे, निकल आएंगे। जब आप खिलाते रहते हैं वो परफॉर्मेंस कर जाते हैं और कोई ना कोई बीच में से सेट हो जाता है। हम जब बाहर हो रहे थे 13 से 14 ओपनर्स ट्राई किए गए थे तो बन ही गए थे ना 2-3। तो आपने सिंपल सी एक बात करनी है कि आपने बहुत मौके दिए हैं, सर आंखों पे हैं, और कमबैक के दरवाजे हमेशा से किसी भी प्लेयर के लिए खुले रहते हैं। आपने जाना है, लेकिन अपनी गलतियों पे काम तो करना ही पड़ेगा ना। इंटरनेशनल जगह, उनके खुद ही अपने बड़े बोलते हैं कि इंटरनेशनल जगह सीखने की नहीं है, सीखने के लिए आपने पीछे वापस जाना है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड जगह है ना, खुद ही उनके बड़े भी, सबके बड़े यही बोलते हैं। तो भाई वापस जाना है, सीखना है, टाइम गुजारना है, अपनी चीजों पे काम करना है और दोबारा से आ जाना है। यंग है अभी यार, छोटी छोटी सी उम्रें हैं इनकी। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप अपने आप को जबरदस्ती परसिस्ट करते रहते हैं और बार बार वो कोचेज, वो सिलेक्टर उन्हें सिलेक्ट करते रहते हैं, तो अपनी भी रेपुटेशन डाउन होती है, और जब रेपुटेशन डाउन होती है फिर कमबैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बात हम पहले भी करते हैं, हम सबके खैर ख्वाह हैं, कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ हम पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं और उसमें सारे ही भाई हैं हमारे, कोई इसमें साइड लेने किसी की बात नहीं। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये ख्याल भी सिर्फ पाकिस्तान में ही है, रह गया है अब, कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। दुनिया भर में बाकायदा अब मौजूदा प्लेयर्स और साबिक प्लेयर्स अलग-अलग बता रहे हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं है, अब पाकिस्तान की बॉलिंग में अब वो ऊँफ रहा नहीं है जो एक टाइम पे था, और ये सच भी है, और पाकिस्तान क्रिकेट को इसका सोल्यूशन निकालना होगा। राशिद लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, अहमद शहजाद, सिकंदर बख्त, आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अनफॉर्चुनेट
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान सीरीज तो हार गया, लेकिन फेस सेविंग के लिए एक और मैच बाकी है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दैट मैच, और उसके बाद फिर क्या हम अपनी गलतियों से सीखते हैं या नहीं सीखते हैं। ऑन दैट नोट, अल्लाह हाफिज़।